Hello, my dear students. Welcome to my class Patrophysics. Today's topic is moving coil galvanometer. A moving coil galvanometer is a sensitive instrument used for detecting small current in a circuit. The instrument is so named because it uses a current carrying coil that rotates in a magnetic field on account of torque acting on it. जैसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर भी होता है जिसमें मैग्नेट रोटेट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द मूविंग कॉइल। एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट करिंग लूप हम लोग रखेंगे एंड व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस लूप it experiences a torque, and due to this torque the coil rotates, and by measuring the rotation we can measure the electric current. तो आज हम लोग पढ़ेंगे moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer are two types: suspended coil galvanometer, that is known as the d'Archambault galvanometer. Another pivoted coil galvanometer, that is known as the Western type galvanometer. There are two types of galvanometer. लेकिन दोनों galvanometer का जो है working principle that is the same. Principle क्या है ना? Its operation is based on the principle that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the coil experiences a torque. मतलब करंट करिंग लूप जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो टॉर्क मिलता है, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क इट रोटेट्स. इट इज द बेसिक प्रिंसिपल. ये दोनों के लिए, कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए सेम प्रिंसिपल है. कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग जो पहले पढ़ेंगे सस्पेंडेड टाइप. सस्पेंडेड मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसको सस्पेंड किया गया है. तो एक स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें आप एक यू शेप मैग्नेट का टू पोल्स देख रहा हूँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसका जो इनर सरफेस है सिलिंड्रिकली ग्रोव्ड किया जाता है, इसे कार्व रखा जाता है. और एक आयरन कोर, मैग्नेटिक मटेरियल कोर, एंड इट इज द कॉइल. PQRS1 इज द कॉइल. तो PQRS1 दैट इज वुंड ओवर ए फ्रेम. बेसिकली हम लोग दो टाइप का फ्रेम लेते हैं. एक मेटालिक फ्रेम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे एल्यूमिनियम, और दूसरा कोई भी प्लास्टिक फ्रेम लेते हैं. तो दो टाइप का गैल्वेनोमीटर बन जाता है. उसी हिसाब से हम बाद में इसकी बात करेंगे. तो इसमें जो फॉस्फोरस ब्रोंज एक फाइबर यूज किया जाता है, दैट इज आल्सो द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करंट एंट्री होता है थ्रू दिस, प्लस ए रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है इसका अंदर में. इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट भी कम होता है, प्लस इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी कम होता है. एक मिरर उससे सीधा अटैच्ड होता है. जब कॉइल घूमता है तो मिरर भी घूमते रहता है. इसमें लाइट इंसिडेंट होता है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाता है. और मिरर थीटा एंगल में घूमता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट टू थीटा एंगल में घूमता है. तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितने एंगल में घूम गया है, टू थीटा एंगल में, उसका हाफ हम लोग लेते हैं, तो हम पता चलता है जो हाँ एक कॉइल कितने एंगल में रोटेट किया है. और हम इसका टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू देखेंगे तो हम लोग ऐसा देखेंगे, इट इज दिस वन. एक कॉइल हो गया, दैट इज नॉट अटैच्ड टू दिस कोर. कोर एक फिक्स जगह पर रहता है, कॉइल इसका ज्यादातर रोटेट करता है. कॉइल इट कैन रोटेट बट द कोर इज नॉट अटैच्ड टू दिस सस्पेंडेड कॉइल, क्योंकि इतना लोड नहीं ले सकते हैं. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जा रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दैट फील्ड ऑलवेज अलोंग द रेडियस. वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कहीं भी फील्ड लाइंस वहां से निकल रहा है तो भी परपेंडिकुलर, कहीं भी एंट्री कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इन दिस वे एक सरफेस को ग्रुप किया गया, जैसे कॉमन सेंटर आ गया. तो परपेंडिकुलर द सरफेस मतलब अलोंग द रेडियस, देयरफॉर द फील्ड इज रेडियल फील्ड. रेडियल फील्ड बनाने के लिए चाहिए आयरन कोर, अदरवाइज सॉफ्ट आयरन कोर अगर नहीं होगा तो इसमें ये रेडियल बनाने के लिए इस पॉइंट में फील्ड लाइंस को कॉन्सेंट्रेट होना होगा. एयर में फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है. हाई परमिएबिलिटी कोई मटेरियल्स चाहिए फील्ड लाइन को एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. फील्ड लाइंस को भी क्रॉस करके नहीं जाएगा, नेवर क्रॉस, क्योंकि दो फील्ड लाइन को भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं. तो फिर भी एक फील्ड लाइंस को एक साथ में कॉन्सेंट्रेट करना है तो इसके लिए एक आयरन कोर की जरूरत है. दैट मीन्स दिस सिलिंड्रिकली ग्रोव्ड
magnetic two pole, south pole and north pole with the आयरन कोर, ये दोनों मिल करके एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इट इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, मतलब PQRS1 एक प्लेन होता है, प्लेन ऑफ द कॉइल। दैट प्लेन कहीं भी जाए, दैट प्लेन विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप इधर घूम के इधर आ जाए तो पैरेलल होगा। इसके साथ जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसके साथ जो एंगल होता है दैट इज द अल्फा एंगल। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, दिस एंगल इज द अल्फा एंगल। तो ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन के लिए अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मतलब एरिया वेक्टर के साथ बी वेक्टर का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा कोई भी क्वेश्चन के लिए। ये जरूरी है, हम लोग को इसको इन दिस वे डिजाइन करते हैं। तो देखा जाए, PQRS1 rectangular coil having n turns of the insulated copper wire carrying current I, n और s हो गया poles of a strong cylindrical magnet। थ्योरी क्या है इसका, L हो गया लेंथ ऑफ द PQ और RS1 of the coil and B the breadth of QR or S1P of the coil। N equal to number of turns in the coil, area of each turn of the coil is A equal to L into B, मतलब एक coil का जो surface area कितना होगा। B हो गया strength of the magnetic field which the coil is suspended and this magnetic field is produced by a permanent strong magnet। और मैग्नेटिक फील्ड हम पहले बात किए जो कर चुके हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लीजिए करंट आई कभी पास हो रहा है, तो उस टाइम जो अल्फा इज द एंगल which the normal drawn to the plane of the coil makes with the direction of the magnetic field, जो अल्फा जो है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट करिंग कॉइल अगर वही मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो फ्रॉम आवर वी नो, तो उसमें टॉर्क मिलता है दैट इज द बिना साइन ऑफ अल्फा। जो टॉप ये अल्फा हो गया एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, बिना, ये याद रखने में आसान होता है, बिना साइन ऑफ अल्फा। लेकिन हम लोग इन दिस वे मैग्नेटिक फील्ड किए हैं जिसका नाम है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, that is the plane of the coil is parallel to the direction of the magnetic field। तो अल्फा का वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो ये टॉर्क होता है ना, दैट नाउ NIBA दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क होता है ऑलवेज। इसमें एक बात हुआ है, इसमें टॉर्क जो हम फॉर्मूला देख रहा हूँ, इसमें N, B and A these three are constant for this particular galvanometer, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वही है, B वही है रहेगा कोई भी क्वेश्चन के लिए, A का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो टाउ अभी डिपेंडेंट हो गया आई और अल्फा दोनों के ऊपर, मतलब फंक्शन ऑफ बोथ आई एंड अल्फा। लेकिन अगर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर दें तो कोई भी क्वेश्चंस के लिए साइन ऑफ अल्फा 1 हो जाए, तो हम लोग अभी बोल सकते हैं टॉर्क दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ करंट, मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप आ गया है। तो एक ओनली आई के ऊपर जब टॉर्क डिपेंडेंट है, तो तब हम लोग इसका मदद से करंट आई को मेजर करने के लिए सोच सकता हूँ। तो कैसे मेजर किया जाएगा थोड़ा बाद में हम बता रहा हूँ। ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल रोटेट्स, तो जब कॉइल रोटेट होगा, ऊपर में जो सस्पेंडेड किया गया है फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप से, तो वो ट्विस्टेड होगा। ट्विस्टेड होगा तो साथ साथ जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा इतना ही उसके अंदर में एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। ऊपर में भी स्ट्रिप है, नीचे भी स्ट्रिप है, दोनों में जगह एक टॉर्क देते हैं। तो वो रेस्टोरिंग टॉर्क जितना थीटा ज्यादा होगा, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट जितना ज्यादा होगा, इतना ही फॉस्फोर ब्रोंज में एक जो रेस्टोरिंग टॉर्क वो ज्यादा होते जाएगा। तो क्या हो गया, लेट अस सपोज दैट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। तो पर यूनिट दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हम किसको बता रहा हूँ ना, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फॉस्फोर ब्रोंज बता रहा हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट के। दैट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, फॉर दिस पर्टिकुलर फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। तो हम लोग उस टाइम जो टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है ड्यू टू द ट्विस्ट ऑफ द स्ट्रिप, टाउ डैश इज इक्वल टू k into थीटा। तो जब एक होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट इज ड्यू द करंट दैट इज बिना BINA, और दूसरा होता है रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क इज वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। इसके चलते घूमते गया है, धीरे धीरे थीटा बढ़ते गया, एक टाइम ऐसा हो जाएगा जो बिना इक्वल टू k into थीटा होगा। तो आई कितना होगा, आई इक्वल टू k डिवाइड बाई NBA into थीटा। तो आई इक्वल टू G into थीटा, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों, एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर बना दिया गया है, करंट जाए चाहे नहीं जाए, थीटा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका K N B A वो इतना ही रहेगा। इट इज नोन द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो एक गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मिल गया है, तो हम अभी लिख सकता हूँ तो आई वेरी थीटा, मतलब जो कितना एंगल में रोटेट हो रहा है और करंट, उस दोनों एक लीनियर रिलेशनशिप मिला है, मतलब थीटा का डबल होगा करंट डबल होगा, थीटा जीरो होगा करंट जीरो होगा, ऐसे एक रिलेशनशिप मिला है। तो इसका मतलब कितना एंगल में रोटेट हो रहा है,
तो उस हम लोग उसी स्केल से निकाल सकता हूँ बाई पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द करंट। तो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इन दिस वे व्हिच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो आई वेरेज है थीटा करने के लिए इसको स्पेशल डिजाइन किया गया है, जिसके चलते हम लोग को एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना पड़ रहा है। It is that magnetic field in which the plane of the coil in all the positions is parallel to the direction of magnetic field. इन दिस वे हम लोग करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे बनाया जाता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब पोल पीसेस विद सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द कॉइल। तो ये दोनों मिलकर के एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से क्या होता है ना, साइन ऑफ अल्फा ऑलवेज 1 होता है, अल्फा ऑलवेज 90 डिग्री होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो टाउ का क्या होता है, तो ऑलवेज कोई भी पोजीशन के लिए 90 डिग्री हो गया है, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क ऑलवेज मिलता है, एक लीनियर रिलेशनशिप मिल गया हम लोग को। तो ये हो गया इसका थ्योरी, वर्किंग थ्योरी। मतलब ये जो देख रहे हैं इसका जो हम फिगर डायग्राम देख रहा हूँ, इट इज कैसे होता है जो रेडियल कोई भी एंगल में कोई भी पोजीशन के लिए हम थीटा मतलब पैरेलल होता है प्लेन, मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा घूमेगा। अब कैसे कितना एंगल घूम गया, उसके लिए लाइट स्केल अरेंजमेंट बोला जाता है। लाइट यहाँ से आता है फिर रिफ्लेक्ट होकर जाता है, तो हम देखते हैं कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, डिस्टेंस पता लगाते हैं कितना दूर है स्केल का। तो इसमें अगर 2 थीटा एंगल में घूम गया है तो थीटा हो गया कॉइल का डिफ्लेक्शन, मतलब मिरर का डिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है 2 थीटा एंगल में डिफ्लेक्ट होता है। इसको एक एक्चुअल फिगर डायग्राम आप लोग को हम दिखाते हैं जो एक्चुअली मशीन देखने में कैसा है। एक्चुअल एक आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखिए, यहाँ पर एक यू शेप मैग्नेट रखा गया है इसमें, एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सपोर्ट। यहाँ से इसको बोलते हैं टॉर्सन हेड। इसका मदद से हम लोग सेट करते हैं घुमा घुमा करके। और इसमें देखिए मिरर एक है यहाँ पर, ये जो वायर जो फॉस्फोर ब्रोंज का है इतना क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है, नीचे भी वही वायर है। इट इज द आयरन कोर और कॉइल चारों तरफ है व्हिच कैन रोटेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। और इसका कनेक्शन लेने के लिए हम लोग इधर लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं और एक साइड ऊपर से कनेक्शन आता है इसके देश। और नीचे देखो बीच में हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल इसको प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए यहाँ नीचे स्क्रू है, लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। नहीं तो क्या होगा ना, गैल्वेनोमीटर जो है कॉइल इसमें मैग्नेट का टच कर जाएगा, तो टच करेगा तो वो रोटेट नहीं करेगा फ्रीली। तो इसका वर्किंग देखा जाए तो ये फिगर डायग्राम थोड़ा सा देखिए, इसको हम फिगर डायग्राम करते हैं। तो ये हो गया सपोर्ट, टॉर्सन हेड बोलते हैं इसको, हम लोग घुमा सकता हूँ इसको पोजीशन सेट करने के लिए। ये हो गया फिक्स्ड आयरन कोर, ये रोटेट नहीं करते हैं। बाहर में एक फ्रेम होता है एल्यूमिनियम फ्रेम, जनरली एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करते हैं, प्लास्टिक भी कोई कोई पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो सेवरल टर्न्स ऑफ द वायर इसमें है। ये हो गया हॉर्सशू मैग्नेट, मतलब यू शेप मैग्नेट, इसमें सिलिंड्रिकली क्रोप्ड इसमें मिला जाता है। तो ये हो गया आपका मिरर, इसमें लाइट सोर्स, इसमें स्केल, इसमें पता लगाते हैं जो कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया है, तो उसके लिए डिस्टेंस का मेजरमेंट जरूरी है, डिस्टेंस नापा जाता है। और अगर एंगल मिलता है तो ये चीज तो थीटा हिसाब से जितना एंगल इसमें कैलकुलेशन मिलेगा, मेरा उसका थीटा हाफ एंगल में घुमा है तो ये भी हाफ एंगल में घुमा है। ये फॉस्फोरबंज रिबन है, नीचे भी फॉस्फोरबंज रिबन है, ये दोनों रिबन मिलकर इसको देता है आपका रेस्टोरिंग टॉर्क। ये देखिए ये भी एक वैसा ही है, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट टाइप का मॉडल बनाते हैं। ये भी दिस कॉइल है, आयरन कोर हो गया सस्पेंडेड, इसमें एक विंडो रहता है, तो उसको और एक मॉडल आपको दिखा सकते हैं, दिस वन ऐसे टाइप, इसको ढक दिया जाता है इसके ऊपर से। और ये मिरर जो है ना, मिरर इसी लेवल में रखा जाएगा। ये विंडोज है, लाइट जाता है फिर रिफ्लेक्ट होकर आता है। इसको हम कंटेनर से क्यों ढक देते हैं ना, इसमें बाहर का जो एयर का डिस्टर्बेंस हो जाए, फैन अगर कुछ है तो उसको चलते लेवलिंग स्क्रू है। तो ये आप देख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट मूविंग कॉयल, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, डीअसेंबल टाइप गैल्वेनोमीटर। अभी हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कुछ करेंगे। एक करंट सेंसिटिविटी, अनदर वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्टमीटर चाहे मीटर, गैल्वेनोमीटर से हम लोग बनाते हैं दोनों। तो जब एमीटर बनाते हैं विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें एक बात होता है करंट सेंसिटिविटी का। मतलब वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नथिंग, एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर, दैट इज नथिंग बट द गैल्वेनोमीटर। As the deflection produced in the galvanometer when unit current flows through it, that means per unit current कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर मान ली 2 गैल्वेनोमीटर लिया गया, दोनों में सेम करंट भेज रहा हूँ, जिसमें एंगल ऑफ थीटा ज्यादा होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो उसमें करंट सेंसिटिविटी उसको ज्यादा होगा।
तो ये याद रखने के लिए क्या फॉर्मूला था ना, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बीना इजकल टू के इंटू थीटा। तो इसमें आई एस करंट सेंसिटिविटी हम बता रहा हूँ, आई एस दैट इज करंट सेंसिटिविटी, दैट आई एस इक्वल टू थीटा बाई आई, and from the this equation we can get theta by I. What is the theta by I? Now that is the NBA divided by K. It is the current sensitivity. यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑब्वियसली होगा थीटा मतलब रेडियन पर एम्पियर, जबकि हम लोग प्रैक्टिकली रेडियन पर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर भी ले सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेमीटर, क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी? A similar concept defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across two terminals of the galvanometer. Let us V is the voltage applied across the two terminals of the galvanometer and theta deflection produced in the galvanometer. So according to this concept, कितना होता है Vs इक्वल टू कितना होगा ना, Vs will be theta divided by V. That means deflection per unit potential difference applied across the two terminals of the galvanometer. R हो गया resistance of the galvanometer, I is the current through it, तो V equal to I into R. तो यहाँ पर हम लोग V का बदल हम लोग I into R पुट करते हैं, and we already know theta by I is the current sensitivity, और by putting the value of this I हम लोग क्या मिलता है ना, NBA by K into R. I के वैल्यू अगर हम पुट कर दे, थीटा बाई I के वैल्यू पुट कर दे, तो NBA by K into R, and that is nothing but the current sensitivity divided by the resistance. मतलब सेम करंट सेंसिटिविटी है दोनों गैल्वेमीटर का, दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कम हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका भी यूनिट वैसे ही होगा, रेडियन पर वोल्ट इन एसआई सिस्टम। अभी हम सेंसिटिव गैल्वेमीटर बनाना चाहते हैं। The galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current passes through it. मतलब जितना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सेंसिटिविटी का कहानी एक ही है, मतलब पर यूनिट हिसाब से कितना होगा। अगर दो थर्मोमीटर लिया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए दो थर्मोमीटर में, एक में जो लेंथ ऑफ द मार्कर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, एक में कम दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है उसका सेंसिटिविटी अच्छा है। इसमें भी सेम करंट भेजेंगे दो गैल्वेमीटर में, जिसका थीटा का वैल्यू फॉर द सेम आई ज्यादा होगा, तो हम उसको सेंसिटिव बताएंगे। तो थीटा का वैल्यू फॉर द सेम आई कैसे बढ़ा सकता हूँ? बाय इंक्रीजिंग द एन। इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन राइट इट। एन लार्ज होना चाहिए, बी एक लार्ज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए बी के लिए, ए लार्ज होना चाहिए, के स्मॉल होना चाहिए। अभी वैल्यू ऑफ द एन कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। हम एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा? एक तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूसरा वो बाल्की हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ साथ क्या होगा ना, उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी घटते रहेगा। मान एन तो बढ़ा रहा है उसके लिए बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ आर भी बढ़ रहा है, वो घटाएगा। हो सकता है अल्टीमेटली घट गया है, हो सकता है कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लेंगे तो एक वोल्टेज सेंसिटिविटी उस टाइम उसको ऊपर इफेक्ट आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बाल्की हो जाता है, तो बाल्की हो जाता है तो वो भी जब भारी हो जाता है तो वो भी सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड एस लिमिट, because in that case the coil will not be in uniform magnetic field, also makes it bulky and unmanageable। बहुत ज्यादा बड़ा ये होने से भी bulky हो जाएगा, या कि उसको जो हम मैग्नेटिक फील्ड भी मिलना चाहिए यूनिफॉर्म वो नहीं मिल पाएगा, प्लस bulky होने से उसको भी सेंसिटिविटी घट जाएगा। के का हम डिक्रीज कर सकते हैं, के का डिक्रीज करने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स का जो स्ट्रिप यूज करते हैं, जैसे क्वार्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ये कंडक्टर भी होता है, साथ साथ इसमें आपका के का वैल्यू भी बहुत कम होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ बी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सपावर मैग्नेट, मतलब जितना हो सके स्ट्रॉन्ग हॉर्सपावर मैग्नेट हम यूज करेंगे तो मिलेगा। अभी ये जो था सस्पेंडेड टाइप गैल्वेमीटर के बारे में, चाहे दोनों बारे में कुछ कॉमन बात था, लेकिन हम लोग जो ज्यादा यूज करते हैं दैट इज द वेस्टर्न टाइप गैल्वेमीटर, जो पोर्टेबल होता है। वो थोड़ा सा है ना, वो पोर्टेबल नहीं होता है, वो सेट करने में टाइम लगता है। A Western type galvanometer is most commonly used in laboratory and is essentially a moving coil. Pivoted type, उसमें था suspended type, ये था pivoted type galvanometer. It consists of a coil of many turns of fine insulated copper wire wound over a metallic frame. The coil is mounted on two pivots and is symmetrically placed between cylindrical pole pieces of a strong magnet, horseshoe magnet.
the motion of the coil is controlled by two hairspring, one above and other below the coil. देखो यहाँ पर ये उसका सीमेटिक एक डायग्राम है। ऐसे ही हम लोग हॉर्सो मैग्नेट यूज करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको एक पिवोट टाइप का, मतलब पॉइंटेड एज दोनों साइड में रहता है और साथ साथ एक हेयर स्प्रिंग को हम अटैच कर देते हैं। हेयर स्प्रिंग जब घूमता है ना, हेयर स्प्रिंग में रोटेटिंग इसका ट्विस्ट होता है हेयर स्प्रिंग में, तो यहाँ एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में पॉइंटर आकर रुकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक कॉयल है व्हिच कैन रोटेट। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये अंदर में रह जाता है, ये बाहर बाहर घूमते रहता है। कॉयल जो है, कॉयल का हम फ्रेम मेटालिक फ्रेम भी जनरली लेते हैं, एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का फ्रेम होना चाहिए। इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी जरूरत है, क्योंकि कोई भी पोजिशन के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है प्लेन ऑफ द और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल होना चाहिए। अदरवाइज जो अल्फा के वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर जो एरिया फैक्टर का साथ जो बी का एंगल अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें इसे ढंग से अटेंड किया था, दोनों बेसिकली एक ही चीज है। उसमें सस्पेंडेड था, इसमें पिवोटेड कर दिया गया है। और ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, स्केल हो गया। इसमें गैलोमीटर में स्केल जनरली ये सब हम जीरो ही बीच में रखते हैं, पॉइंटर ऐड करते हैं। इसमें लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं है, एक पॉइंटर फिक्स कर दिया है, तो वो पॉइंटर घूमते रहता है, कितने एंगल में घूमा, कितना डिवीजन किया, हम लोग देखते हैं। व्हेन करंट इज पास थ्रू द गैलोमीटर कॉइल, it experiences a torque and gets rotated. As a result of it, the hairspring get twisted and a restoring torque comes into play. In equilibrium positions of the coil, the pointer shows a reading of the scale. The deflection produced is proportional to the current flowing through the galvanometer. मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो थ्योरी की है वही आई वेरी थीटा होगा। तो आई वेरी थीटा होगा तो जितना ज्यादा डबल डिफ्लेक्शन हुआ तो हम लोग करंट डबल है। दैट मीन्स इट कैन बी यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब एक टर्म होता है फिगर ऑफ मेरिट। ये जो ऊपर में डिवीजन किए हैं, इसमें हम लोग ना तो एम्पियर लिखे ना तो वोल्ट लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, एक डिवीजन किए हैं। एक स्मॉल डिवीजन, सब इक्वली कैलिब्रेटेड। इसमें इक्वल नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, लेकिन सब इक्वली कैलिब्रेटेड होता है, लाइन खींचा जाता है इक्वली। तो एक एक डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए, वो उसका फिगर ऑफ मेरिट। मतलब कितना करंट हम भेजेंगे तो एक डिवीजन होगा। मान लो 5 डिवीजन के लिए जितना करंट डिवाइड बाई 5 करेंगे तो पर डिवीजन के लिए कितना करंट हो रहा है, एंड दैट विल बी नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। इसको फिगर ऑफ मेरिट बोला जाता है। तो इट डिफाइंड एज द करंट व्हिच प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। इसमें पर वन रेडियन नहीं बता रहा हूँ, जो स्केलिंग किया जाता है ना एक डिवीजन के लिए वैल्यू। तो आप स्केलिंग आप छोटे छोटे कर दीजिए तो फिगर ऑफ मेरिट दोहरा कुछ हो जाएगा उसी किलोमीटर में ही। तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लाइन खींचे वहां पर, कैलिब्रेशन कैसे किए हैं। इन द गैलोमीटर एंड इज गिवन बाय G इक्वल टू आई बाई थीटा। मतलब एक बार बन गया तो हम लोग को क्या बोलेंगे उसका, तो आई बाई थीटा। इन दिस केस न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो ऐसे ही है, गैलोमीटर कांस्टेंट का ही है, और दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। मतलब फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 1 बाई करंट सेंसिटिविटी दैट में आई बाई थीटा, दैट इज के डिवाइड बाई एन बी ए। ओके, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा दूसरा ढंग से बोलेंगे, दैट इज द करंट पर डिवीजन। इसमें पर रेडियन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक डिवीजन होगा जो एंगल एक 1 रेडियन नहीं होगा, इसमें पर डिवीजन बोला जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसके बाद डेड बीट गैलोमीटर। इन मूविंग गैलोमीटर द कॉइल इज वूंड ओवर ए मेटालिक फ्रेम इन ऑर्डर टू मेक द गैलोमीटर डेड बीट। वो जो हम लोग कॉइल जो रखते हैं ना, कॉइल एक फ्रेम के ऊपर वूंड किया जाता है। तो अगर डेड बीट बनाना है, डेड बीट, तो उसमें डेड बीट का मतलब क्या होता है ना, एक स्टेडी डिफ्लेक्शन होता है, कारण जाता है, स्टेडी डिफ्लेक्शन होता है, उसमें ऑसिलेशन नहीं होता है, वो जाकर रुक जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है, एडी जो मेटालिक जो फ्रेम होता है ना, वो हम लोग यूज करते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम फ्रेम। जब मैग्नेटिक फील्ड में एल्यूमिनियम फ्रेम घूमता है तो ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अंदर में एडी करंट होता है। और एडी करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट का और ये सेंस ऐसे होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, व्हिच ऑलवेज अपोजेस दिस मूवमेंट। तो एक रोकने की कोशिश करते हैं एडी करंट, तो धीरे धीरे रुक जाता है, तो इसको डेड बीट बोला जाता है। मतलब ऑसिलेशन होता भी बहुत ही कम होता है ऑसिलेशन। डेड बीट मतलब ऑसिलेशन होता ही नहीं, जैसे धीरे धीरे जाकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक गया है। लेकिन उसका एक उल्टा बात होता है, बोलते बेलास्टिक गैलोमीटर। तो उसमें क्या होता है ना, गैलोमीटर का जो विंडिंग कॉयल माने नॉन कॉन्डक्टिव फ्रेम लाइक बेम्बो चाहे प्लास्टिक ऐसे फ्रेम बना करके उसको ऊपर रखा जाता है। तो उसमें एडी करंट तो होता नहीं, तो वो बहुत ज्यादा ऑसिलेट करने लगता है, एक तुरंत उसका डिफ्लेक्शन देखने मिलता है, धीरे धीरे नहीं है, तो तुरंत उसको डिफ्लेक्शन मिल जाता है। तो उसको जनरली चार्ज कोई सर्किट में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
जैसे एक जो हम लोग जो यूज़ करते हैं लैब में, दैट इज़ अ डेड बीट गैल्वेमीटर। हम लोग बैलिस्टिक यूज़ करते नहीं हैं। बस आप नाम सुन के रखिए, जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में भी जैसे पहले बताए थे, एक सस्पेंडेड टाइप, अनदर पिवोटेड टाइप। और फिर वो दोनों में फिर एक बोलते हैं डेड बीट टाइप, अनदर हो गया बैलिस्टिक गैल्वेमीटर। अभी गैल्वेमीटर का यूज़ क्या होता है? एक तो करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और गैल्वेमीटर से ही एमीटर और वोल्टमीटर बनाया जाता है, इवन एवोमीटर भी बनाया जाता है। उसके साथ सुइटेबल रेजिस्टेंस कभी सीरीज में, कभी पैरेलल में डाल करके हम लोग वोल्टमीटर एंड एमीटर बना लेते हैं, और ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग उसको ओहम मीटर भी बना लेते हैं। इसका नाम है एवोमीटर, और ये हो गया उसका यूज। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे एक वेस्टर्न टाइप गैल्वेमीटर, बट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, नॉट फॉर द यूज पर्पस। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया। यूज सेफ है, इसमें मैग्नेट है, हम यूज भी कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते बात नहीं है। और ये जो है ना, इसमें देखिए इन दिस वे इसको बना दिया गया है, कार्व सरफेस, मतलब दो मेटल मैग्नेटिक सब्सटेंस से अटैच किया गया स्क्रू से। तो इसमें एक हो गया है आपका सिलिंड्रिकल ग्रोव्ड, और ये जो देखा ना पाइप जैसे एक आयरन कोर, इट इज द कॉयल। तो कॉयल के साथ हम लोग एक पॉइंटर रख दिए इसमें, जीरो बीच में होता है, इसमें दोनों साइड में डिफ्लेक्शन होता है। फिर यहाँ पर एक स्क्रू से पिवोटेड है, यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा जाता है इसका साथ, और पीछे भी एक स्क्रू है, इसे पिवोट बोलते हैं, पॉइंटेड जैसे यहाँ पर। तो फिर इसके साथ जो स्प्रिंग अटैच होता है ना, यहाँ स्प्रिंग दो साइड में दो है स्प्रिंग है। जब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है, मतलब पार जाएगा तो इसमें टॉर्क मिलेगा, टॉर्क मिला तो घूमेगा। साथ साथ ये जो स्प्रिंग है ना, ये ट्विस्टेड होता है। तो ट्विस्टेड होता है तो थोड़ा बाद में जाकर रुकता है इसमें। तो ये हो गया पोर्टेबल, एक्चुअली यही है। और इसको आउटर लुक देखिएगा, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, इस टाइप का है। इसमें एक रेड टर्मिनल, ब्लैक टर्मिनल होता है, और इसमें जो पॉइंट आप देख रहे हैं बीच में जीरो होता है, इस साइड में 35 डिवीजन, इधर 35 डिवीजन। मतलब यहाँ पर एक एक डिवीजन के लिए जितना कारण चाहिए, तो हम इसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट में ये है फिगर ऑफ मेरिट पता लगाना, कितना फिगर ऑफ मेरिट है इसका। और इसमें रेड एंड, मतलब को भी कनेक्ट कीजिएगा तो पॉजिटिव साइड का रेड एंड नेगेटिव साइड के साथ, पोलरिटी के साथ ब्लैक कनेक्ट करना पड़ता है। गैल्वेमीटर में दिक्कत नहीं है, क्यों ना, इसमें दोनों साइड रिफ्लेक्शन होता है, अगर मिस्टेक भी होगा तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हो गया इसका आउटर लुक ऑफ द गैल्वेमीटर। तो आज हम लोग इसमें इस क्लास में गैल्वेमीटर पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो गैल्वेमीटर को कैसे हम लोग एमीटर चाहे वोल्टमीटर बना सकते हैं, कैसे बनाया जाता है। हम एक एमीटर भी है तो उसका रेंज कैसे बढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा।